हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बूस्टर सीरीज में। और ये लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले 11 लेक्चर्स हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा कि ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। और इस लेक्चर में भी थोड़ी से जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। जो साथी नए हैं मैं उनको एक बार बता दूं कि इसमें हम लोग करते हैं टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का कंप्लीट निचोड़ रहता है। इट मीन्स कि इसके सारे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। और ये शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नो डाउट कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी मार्केट के आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं लगाइए, ठीक है, बट यहाँ से आपका पॉइंट आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ बताऊँ कि इसी को एनालाइज करके क्विज फॉर्म में आपको एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि टेलीग्राम पे बहुत से साथी जुड़ गए हैं। और आप लोग भी जल्दी से जुड़िए जो लोग नहीं जुड़े हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेशल देख रहे हैं पीसीएस के लिए। आप जानते हैं कि पीसीएस में आप देखेंगे पीवाईक्यू से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, प्लस करंट अफेयर के आपके 30 से 35 प्रश्न। करंट अफेयर का अगर लेकर मैं बात करूं साथियों, तो जो हमारा ये बैच है इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, इसके जो नोट्स हैं आप देखेंगे वो नोट्स सफिशियंट हैं। ठीक है, नोट्स और उसके साथ जो क्विज की प्रैक्टिस करा देते हैं वो आपके लिए एकदम एक होता है ना रामबाण, उससे आपके बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चंस। अभी तक के 6 महीने के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए आयोग द्वारा उसके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें मिले हैं। और उसके साथ साथ बताएं कि जो आपका उत्तराखंड पीसीएस हुआ है उसके भी क्वेश्चंस आपको सारे के सारे ऑलमोस्ट मिल गए हैं। लगभग 29 प्रश्न थे। स्टेट स्पेशल छोड़ के अगर देखें तो 22 से प्लस या 25 प्रश्न के आसपास प्रश्न आपको मिले थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप स्टूडेंट्स के ही डिमांड पे प्रैक्टिस के लिए इसको तैयार कराया गया है। और इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, एक नॉमिनल फ़ी है। ठीक है, आप नॉमिनल चार्ज देख सकते हैं। इतने चार्ज में आपको अलग अलग सेपरेट बैच भी है। और सबसे बेस्ट अगर बैच की मैं बात करूँ तो कंप्लीट बैच अगर टोटल आप देखें तो 600 का आसपास पड़ रहा है। बट ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इस पर हमने ऑलरेडी आपको डिस्काउंट कर दिया। तीनों बैच आप एक साथ लीजिए और इससे ज्वाइन करने के बाद आप अपनी तैयारी में एक अलग बदलाव पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, कितना हूँ आप पढ़ लीजिए। आप अगर मैगजीन करंट अफेयर की मैं बात करूँ, आप खुद से मैगजीन पढ़ रहे हैं, एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपके मल्टीपल मैगजीन्स के शॉर्ट नोट्स आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ उसकी क्विज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो साथियों, मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि प्रीलिम्स आपको बार बार नहीं देना है। इट मीन्स कि आपका ये प्रीलिम्स आखिरी प्रीलिम्स आप इस बार दीजिए और क्वालिफाई करके आप आगे बढ़िए और मेंस के लिए आगे उसमें तैयारी कीजिए। तो प्रीलिम्स आपका इस बार रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए ये चीज़ आपके बहुत हेल्पफुल होंगी। करंट अफेयर आपको बिना पढ़े प्रैक्टिस किए नहीं होगा। कितना हूँ आप पढ़ लीजिए, कितना हूँ रट लीजिए, लेकिन जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपका मैं इसके लिए मैं कहूँगा कि आप फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। चार्ज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप इसको लगे कि नहीं ये चार्ज है ये वो है। आपके लिए ये है कि बहुत नॉमिनल है, लेकिन इतना अगर आप कर लेंगे लग के, ठीक है, तो आप नो डाउट है कि आपका प्रीलिम्स में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे। और प्रीलिम्स के पेपर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने नॉमिनल फीस में इस बैच की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस बूस्टर सीरीज के बारे में मैं बात करूँ साथियों, तो इसके एक महामैराथन क्लास आ गई है। ठीक है, उस क्लास को आप देख लीजिए और इसके नोट्स को आप ले लीजिएगा टेलीग्राम से जुड़ के। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी आपसे हमने बता दिया बैच के रिगार्डिंग। बाकी स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी कुछ रह गए थे, उस पॉइंट्स में देखेंगे। पहला पॉइंट्स यहाँ है साथियों, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रथम। ठीक है, पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल इस बार भी पूछा जाना है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं अक्सर। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट। ठीक है, इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रामसर साइट्स हो गई हैं। उसमें अगर इंपॉर्टेंट एक बनता है तो ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, 2005 में इसको मिला था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट के रूप में ये उभर कर आई है। उसके साथ हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क की अगर बात करें दोस्तों, तो दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश की स्पेशल से मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप फटाफट से जाइए उस सारी वीडियोज़ को देख डालिए। क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जाके देखना है, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे। इस वजह से कह रहा हूँ कि जाके आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ पे स्पेशल कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कि यूपी में पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो चंदौली में। कई बार जो वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है तो उसमें ये किया जाता है कि प्रश्न बनते समय उसको पूछ लिया जाता है मैच करने के लिए कौन सा कहाँ पर है। तो कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य में ये याद रखिएगा कि पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये आपका चंदौली में, कहाँ पर? चंदौली में स्थित है।
अगला पॉइंट है साथियों कि यूपी का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत वाला। और अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ वाला, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ। ये ऐसे नोट्स है साथियों जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में आपकी बहुत हद तक मदद करेंगे, पूरे PYQ और उसका निचोड़ है। अगर इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से फटाफट से जुड़ जाइए। अगला पॉइंट है साथियों कि उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, तो उसमें देखेंगे ये है आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला और ताजमहल, ये दोनों है। और ये 1983 में जो है यूनेस्को का उसमें स्थल में ये चुना गया था, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमारे उत्तर प्रदेश से स्पेशल्स हो गए। फिर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के बारे में क्या पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का देश के GDP में जो है लगभग योगदान 8% के आसपास है। ये डेटा एक ऑन एन एवरेज डेटा है, ठीक है। इसको अभी हम आगे कराएंगे एक सेशन जिसमें आपके सारे मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स खनिज है ना, उसके साथ साथ आपके एग्रीकल्चर के जो डेटा है वो सारे आपके कवर अप रहेंगे। बहुत जल्द वो क्लास आने वाली है। प्रदेश की GDP में कृषि का योगदान कितना है, तो 26% के आसपास लगभग कितना है, कृषि का योगदान देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि प्रदेश की कृषि में संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है साथियों, तो 10% के आसपास है। कितनी, 10% के आसपास क्या है यहाँ पे अब वृद्धि दर है। उसके बाद से अगला पॉइंट है साथियों कि कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कितने पर है, तीसरे स्थान पर। यह स्थान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में बन सकता है इसी तरीके से कि किस स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है। अगला पॉइंट है कि दुग्ध उत्पादन और गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर। किस स्थान पर, प्रथम स्थान पर। ये दो याद रखिएगा, इसमें आपका उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें साथियों तो देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इसको कवर कराया गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, उनको एक बार आप देख लीजिए। पहला है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो साथियों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक। इसके लिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब इस तरह के प्रश्न है तो आप एटलस जो आपका मैप है आपके पास होगा, तैयारी करते हैं तो चीज़ तो होगा ही, तो एटलस मैप में जाके इसको एक बार पॉइंट आउट कीजिएगा। वहाँ से करेंगे तो मैपिंग के थ्रू आपको ज़्यादा याद रहेगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बता दे रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर तो रहेंगी, लेकिन एक बार मैप से देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, झारखंड में। पंबा अदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल। और उसके साथ साथ एक क्या है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर, केरल में। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट हमारे पास कि अंडमान निकोबार के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो अपना अंडमान निकोबार है, तो आप जानते हैं कि उसकी स्थिति आप देखेंगे वहाँ पे बंगाल पास जो आइलैंड है, तो यहाँ के जो अभी राष्ट्रीय उद्यान है उन सबको एक जगह कर दिया है। कई बार यहाँ से एक एक दो दो करके आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ भी जो दो चार नाम हम डिस्कस करेंगे वो नाम ध्यान रखिएगा कि ये नाम जो है सारे के सारे कहाँ से, अंडमान निकोबार से हैं। वहाँ के ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। तो कैंपवेल, ठीक है, कैंपवेल वे राष्ट्रीय उद्यान वहीं का है ना। एक है कि गेलाथिया, है ना, गेलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा इसमें पूरे में जो अंडमान निकोबार का है वो है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में। उसके बाद एक सैंडल पीक तो जानते हैं, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान आपका वहीं पे मिलेगा। बात करेंगे आगे भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में, सारा मिक्स टॉपिक आपको मिल रहा होगा। तो ये एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसा पेपर सॉल्व करते हैं उस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट है कि हाथी जलप्रपात कहाँ है, तो मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में है साथियों। चूलिया जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो ये है कोटा राजस्थान, चंबल नदी पर। कहाँ पर, चंबल नदी पर, ठीक है। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो कोटा राजस्थान। अगला पॉइंट है साथियों कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है।
जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी में, कहाँ पे? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद से है कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक नर्मदा नदी पर ये भी है कपिल धारा जलप्रपात, क्लियर है। अगला फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूध सागर जलप्रपात। कितनी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और दोनों पॉइंट पूछा हुआ है कि कहाँ पर है, तो गोवा में। किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। कहाँ पर, किस नदी पर है साथियों? तो ये मांडवी नदी पर है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात, गोवा, मांडवी नदी। गोकक जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे साथियों तो कर्नाटक, कहाँ पर? कर्नाटक हो जाएगा। और डुडुमा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है साथियों? ध्यान नाम देंगे। डुडुमा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, मचकुंडी नदी पर। कौन सी नदी? मचकुंडी नदी, वहाँ की छोटी नदी है मचकुंडी नदी। ये थोड़ा सा अलग नाम है। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, मचकंडी कुंड वाली नदी पर। उसके बाद से फिर यूपी स्पेशल से एक पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो कौन कौन से? पहला है लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य। लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा है ये, और स्थित कहाँ पर है? कन्नौज में। तो अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और ये कहाँ पर है साथियों? तो ये देखने को मिलेगा आपको कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में मिलेगा 1989, ठीक है, इसमें इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, लाख बहोशी सबसे बड़ा है। फिर अगर सबसे बड़ा बता दिए सर तो ये बताइए छोटा वाला कौन सा है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे छोटा है और ये स्थित कहाँ पर है? तो एटा में, ठीक है। 1991 का ये एटा में स्थित है। दोनों आपको बता दिया, ठीक है, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी। तो पटना और लाख बहोशी, सबसे छोटा पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना से कन्फ्यूज ना होइएगा, ये एटा में है, ठीक है, एटा में। उसके बाद से कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे पुराना है, ठीक है, कहाँ पर है? उन्नाव में, ठीक है, कहाँ पर है? उन्नाव में। 1984 के आसपास का है ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सबसे पुराना। आगे बढ़ेंगे, बखीरा पक्षी बिहार जो है संत कबीर नगर का, इसको अभी कुछ दिन पहले ही आप देखेंगे आर्द्र भूमि के उसमें लिस्ट में इसको किया गया था, ठीक है। तो ये 1980 का है, बखीरा पक्षी बिहार आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड्स में इसको किया गया था, ठीक है, कवर किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये ध्यान देंगे बलिया, बागी बलिया से याद रखिएगा, 1991 जयप्रकाश नारायण जो है पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पे? बलिया में। अगला 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजय सागर है ना, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? महोबा में, ठीक है, महोबा में, ध्यान रखिएगा, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे साथियों तो रायबरेली, कहाँ पर? रायबरेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नीचे के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये जो है अक्सर ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, मैच करने के लिए कि निम्नलिखित में से इसको सुमेलित कीजिए या फिर कौन गलत है। इस तरह के भी आजकल आयोग प्रश्न बना रहा है और बनाता रहा है, तो इस सब सारे पैटर्न्स को लेकर आपको क्या रहना है? एक्टिव रहना है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो हरदोई में, कहाँ पर? हरदोई में। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पर? गोंडा में। कहाँ पर साथियों? तो ये गोंडा में आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब आ गए एक पॉइंट पे, भूमध्य सागर रेखा पर स्थित देश। इसके लिए मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा कि इस पर एक अलग वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, उस पर कौन कौन से देश हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कितने अब तक PYQ में प्रश्न आ चुके हैं, किस किस एग्जाम से, अलग अलग एग्जाम से, वो सारा एक छोटा सा वीडियो बना के 10 से 12 मिनट 15 मिनट के आसपास की वीडियो है, उसमें कवर कर रखा है। तो वहाँ से आप उसको कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम आपको उसका शॉर्ट नोट्स बता दे रहे हैं। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखेंगे इस पे 13 देश स्थित हैं, ठीक है, 3 महाद्वीप इससे उस पे होकर गुजरता है और 3 जल निकाय हैं, ठीक है। तो देश कौन कौन सा है और क्या क्या है, तो पहले तो देखेंगे यहाँ पे महाद्वीप में देखिए दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महाद्वीप आएंगे। देश की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर है ना, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद से हम बात करेंगे साथियों अफ्रीका, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, इन देशों को ध्यान रखें, सारे इक्वेटोरियल रीजन में पड़ेंगे। इसमें साउटोम है ना, प्रिंसिप, गैबन है ना,
कांगो, उसके बाद से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सब सारे आपको वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद से एशिया में जब आएंगे आप, कहाँ पर, एशिया कंटिनेंट में आएंगे तो मालदीव्स, ठीक है, इंडोनेशिया और किरीबाती, ठीक है, किरीबाती, ये सब पढ़ेंगे आपके किस में, कर्क देखिएगा भूमध्य रेखा पर। आगे बढ़ेंगे, कर्क रेखा हम देखेंगे। कर्क रेखा के बारे में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इसमें जो है आप देखेंगे इस पर जो स्थित देश है वो 16 देश, ठीक है, कितने, 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय। ये क्या होगी बात, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आप देखेंगे, अगर सिंपल सा मैं बात करूं तो ये देखेंगे अर्थ, ये जो आपकी ग्लोब है पृथ्वी, ये वाली जो हाफ लाइन डिवाइड करती है, ये लाइन आपकी क्या है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। उसके बाद से इसके थोड़े से ऊपर से जाती है कौन सी रेखा, ये, ठीक है, कर्क रेखा। और इधर एक नीचे मकर रेखा, इतना नीचे नहीं लेकिन फिर भी इसी के आसपास थोड़ा सा बनाने में समझ लीजिएगा। तो ये एक कर्क रेखा है, आपका भारत से होकर भी जाता है। तो ये सारा कौन सा रीजन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, इसी में आपका ग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्क रेखा हो गया, इसमें क्या क्या बताया, 16 देश, 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय। और उत्तरी अमेरिका अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका से होकर जाता है, उसमें दक्षिणी अमेरिका था, तो बहामास द्वीप समूह है ये, और मैक्सिको। अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो अफ्रीका में अगर देखें तो मिस्र है, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, ठीक है, और मारितानिया, ये सब है। एशिया में अगर हम बात करेंगे, क्या बात करें एशिया की, तो एशिया में आपको ताइवान मिलेगा, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, अपना भारत भी मिलेगा, ओमान, यूएई और सऊदी अरब। ये सब किस पे है, कर्क रेखा पर। एक पॉइंट यहाँ से फिर से अपना रिवाइज कर लीजिएगा, भारत में जो ये कर्क रेखा है कितने स्टेट से होकर जाती है, तो लगभग 8 स्टेट से जाती है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएं कौन कौन सा है, और इसकी ट्रिक भी शायद एक होती है, ठीक है, वो ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता है ये ट्रिक, वो ट्रिक आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है ये चीज़ें। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि कृषि उत्पादन बोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जब प्रश्न आता है तो बहुत सारे साथी गलत हो जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, सारे एक साथ यहाँ पर हैं। देखिएगा कुछ कृषि उत्पादन के महत्वपूर्ण बोर्ड जो है, जैसे कॉफ़ी बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, कॉफ़ी बोर्ड, तो आप देखेंगे ये बंगलुरु कर्नाटक में, कहाँ पर, बंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड की अगर हम बात करें साथी तो ये देखेंगे कोयट्टम केरल में, कोयट्टम केरल में, के से याद रखिएगा रबर बोर्ड। और रबर वैसे सबसे ज़्यादा पाया भी कहाँ था, तो केरल में, तो उससे याद रखिएगा रबर का केरल। चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता, चाय बोर्ड की अगर हम बात करें साथियों तो कोलकाता। उसके साथ साथ तंबाकू बोर्ड, क्या है, तंबाकू बोर्ड की बात करें तो गुंटूर आंध्र प्रदेश, क्या, गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा, कहाँ पर, गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को ये मिलेगा। उसके बाद से एक और बोर्ड है, ठीक है, ये देखेंगे अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है, ये बोर्ड पुणे में है, ठीक है, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है, तो आपका ये पुणे में है, ठीक है, ये बोर्ड कहाँ पर आपका है, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की अगर हम बात करें साथियों तो आपको मिलेगा कहाँ पर, पुणे में, ठीक है, पुणे में मिलेगा। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड, क्या, राष्ट्रीय जूट बोर्ड की अगर हम बात करें साथियों तो मिलेगा आपका कोलकाता में, कहाँ पर, कोलकाता में मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर है केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, योजनाओं से रिलेटेड एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें कंप्लीट सारे महत्वपूर्ण वीडियोस जो योजना की है वो आपको एक ही में मिल जाएगी, मैराथन क्लास। फिलहाल यहाँ पर देख लिए, जो बहुत सारा जो पूछा जाता है बार बार, जो उसका ईयर कंप्लीट होता है, जैसे 10 साल हो गया है ना, उस पर कुछ नई उपलब्धि हासिल हुई तो पूछा जाता है। इसमें कि है प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 की, 2014 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से एक है साथियों की स्वच्छ भारत मिशन, क्या है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होती है, क्या, स्वच्छ भारत मिशन। मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करेंगे तो ये टीकाकरण से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब स्टार्ट होता है, तो 9 मई 2015 को स्टार्ट होता है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। डिजिटल इंडिया की बात करेंगे साथियों तो 1 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया, क्या, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, ठीक है, 16 जनवरी 2016
और इसमें जो 16 जनवरी है इसको ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप इंडिया डे, ठीक है। ये एक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 जनवरी को, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या है, कुछ बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली आ गया, हाँ आ गया, ठीक है, अभी मिलेगा आगे। ये वाला एक पॉइंट था, हमें लगा ये पॉइंट कहीं छूट गया, लेकिन ये पॉइंट है आपका। जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी उसको करते हैं। इस वाले पॉइंट को देखिए, ये इकोनॉमी का कंसेप्चुअल पार्ट का है और छोटा छोटा टर्म डिफिनेशन है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर प्रमुख बैंकिंग शब्दावली, ठीक है, ये प्रमुख बैंकिंग शब्दावली क्या होती है और इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से यूज होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इन सारे पॉइंट में देखिए। पहला चीज़ है कि देयता, ठीक है, यानी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी अगर हम बात करेंगे तो ये लाइबिलिटी जो है वो भविष्य में बैंक द्वारा वापस करना, मतलब वो इस तरह की चीज़ें जो एक बैंक को अभी वापस करना रहता है वो उसकी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर बात करेंगे, जमा जो डिपॉजिट्स करते हैं या फिर विभिन्न प्रकार की जो बचत या लघु बचत जो बैंकों द्वारा लिया जाता है इस तरह के जो स्कीम के थ्रू, वो क्या है, सारी उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। अगला पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ का 2-3 पॉइंट्स एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन रहते हैं, लोग गलत करते हैं, लेकिन यहाँ आप समझिएगा। बैंक रेट क्या है, तो आरबीआई जिस पर, ठीक है, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, तो वो क्या है, बैंक रेट है। किसके लिए, वाणिज्यिक बैंकों के लिए और दीर्घकालिक, ठीक है, ये क्या होता है, बैंक रेट आरबीआई द्वारा, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट। रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे साथियों, रेपो रेट क्या है, तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, यही अंतर है बैंक दर और रेपो रेट। इसमें वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करा रहा है, ये भी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्पकालिक है, यहाँ पर दीर्घकालिक है। तो बैंक रेट दीर्घकालिक, रेपो रेट अल्पकालिक, समझ में आ गया। बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है, ठीक है, इस पर क्या करती है, धन उधार देती है, वो रिवर्स रेपो रेट है। इस पर क्या करती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। उसके बाद से है 2 पॉइंट CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR है ना, वैधानिक तरलता अनुपात, तो नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, CRR इसको शॉर्ट फॉर्म में, और SLR ये क्या है कि बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना, मतलब बैंकों का जो जमा राशि है उसका जो है कुछ हिस्सा किसके पास रखना आता है, आरबीआई के पास, तो वो CRR है। और SLR क्या है, तो बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखना, यहाँ पे भी कुछ हिस्सा रखना है वैधानिक तरलता अनुपात में, लेकिन बैंक यहाँ पर क्या करेगा, अपने पास रखेगा। और CRR वाले में क्या है, ये आरबीआई के पास चला जाएगा। और रखना दोनों ही केस में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बैंक को अपने पास ही रखना है, लेकिन CRR क्या है, आरबीआई के पास छोटा अमाउंट चला गया, SLR खुद के पास रखना है। क्लियर हो गया। तो ये 4-5 ये पॉइंट्स है, बैंक दर, रेपो रेट, देयता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, ये क्या है, ये भी मैच करने के लिए आता है। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनकी स्थापना कैसे होती है ये, और इसके डेट है, कुछ फैक्चुअल हैं, आपको सारा एक ही जगह दे दे रहे हैं, इससे आपके लिए आसानी होगी। मैं फिर से एक बार कहूँगा साथियों कि जो लोग अभी अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो अभी प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, आप उस बैच से जुड़ जाइए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप जाएंगे साथियों, आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, ठीक है। कितना होगा, बुक पढ़ लेंगे, करंट अफेयर लगा लीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक नॉमिनल चार्ज है, उससे आप जुड़ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो 4 प्रश्न एक्स्ट्रा गलत होते हैं वो गलत ना हो। उसके साथ साथ कंप्लीट बैच भी अभी आने वाला है, ठीक है ना, रिवीजन बैच भी आएगा पीसीएस के लिए, तो जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें पहला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना का दिया है, कब होती है इसकी स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को होती है किसकी, आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1935। उसके बाद से अगला है भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, यानी ICICI, ठीक है, ICICI, ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, इसकी स्थापना जो है साथियों देखेंगे आप जनवरी 1955, और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय स्टेट बैंक देखेंगे, ये क्या है, 1 जुलाई, ये क्या है आप देखेंगे यहाँ पे 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 1955, ठीक है, 1 जुलाई 1955
इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो हमारे पास है साथियों, ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है उसके बारे में। सिडबी क्या कर रहा है, ये अप्रैल आपका 1990, ठीक है। सिडबी कब है आपका, अप्रैल 1990 में है ये सिडबी, इसको ध्यान रखेंगे, सिडबी अप्रैल 1990। अगला पॉइंट है साथियों हमारे पास कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये है 2 अक्टूबर 1975। ये सारे डेट आपको ऐसे याद होने चाहिए। 2 चीज़ है इसमें, आपसे एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछ लेगा अरेंज करने के लिए, ठीक है। जिसके स्थापना वर्ष है उस हिसाब से इसको अरेंज कीजिए। 4 दे देगा, अब वो पूछ सकता है, या फिर क्या करेगा आपको दे देगा मिलान करने के लिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करेंगे तो सितंबर 1956। उसके बाद से अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, 12 जुलाई 1982। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, देखते हैं कमेंट करके आप लोग बताते हैं कि नहीं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर एक काम कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से देख के कमेंट कर दीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उससे एटलीस्ट आपको याद रह जाएगा। तो इस ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड को बनाया गया था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, वो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। जो लोग इसमें जिनमें लगे हुए हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, आप करते रहिए और अच्छा कीजिए इसमें। तो इसको ध्यान रखेंगे, सारे डेट्स को, हमारे पास जो सारे डेट्स हैं एक साथ आ गए सारे डेट्स, ठीक है। और इसके बाद से आगे बढ़ेंगे हम। ये एक पॉइंट देख लीजिए, छोटा सा एक पॉइंट देखिए पहले यहाँ पे, फिर आगे देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स है। क्या कह रहा है ये पॉइंट्स, तो ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने इसको 2010 में लॉन्च किया था। ये याद रखना, ये सूचकांक क्या करता है साथियों, तो ये इंडेक्स आते रहता है। ये सूचकांक जो है 3 डायमेंशन पर काम करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, उसके 10 संकेतक पे ये काम करता है। उसके अभाव को बताता है कि कहाँ कितने संकेतक कम हैं। तो ये 3 पहले एस्पेक्ट से देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो बात करेंगे अगर स्वास्थ्य में, तो पोषण स्तर देखता है और बाल मृत्यु दर को देखता है। स्कूली शिक्षा देखता है, इस शिक्षा वाले में कितना स्कूली शिक्षा का वर्ष रहा है, और स्कूल में उपस्थिति अटेंडेंस को देखता है। उसके बाद से अगला पॉइंट जो है जीवन स्तर के बारे में, तो इसमें खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति, ये सब सारी चीज़ें किस में देखी जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, वैश्विक गरीबी सूचकांक, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 2010 में इसकी स्टार्ट होती है UNDP के द्वारा, और इसमें कितने संकेतक हैं इसको याद रखिएगा। इस पर जब इसकी रिपोर्ट आएगी साथियों, तो उस पर क्या होगा, आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, और ये चीज़ पूछता है कि कौन कौन से इसमें आस्पेक्ट हैं, ठीक है, आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है इतना। अब यहाँ से हम देखेंगे साथियों कि प्रस्तावना से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर क्या क्या है उसको देखिए। तो एक इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि जो प्रस्तावना है अपनी संविधान की, उसमें कुछ अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। तो वो स्टेटमेंट हमें थोड़ा देखने होते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा, ये किसने कहा, तो प्रस्तावना को अगर हम देखेंगे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव और M हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो प्रस्तावना के बारे में इनका ये स्टेटमेंट है, ये हमें याद रखना है। अगला पॉइंट जब देखेंगे अगला स्टेटमेंट, तो इसमें है कि प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, ठीक है। तो N पालकीवाला ने, ठीक है, नॉन पालकीवाला जो है N पालकीवाला सा नाम का शॉर्ट में दिया रहता है, N पालकीवाला, इन्होंने जो है क्या किया है, तो आप देखेंगे इन्होंने संविधान का जो प्रस्तावना है उसको इन्होंने क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है इन्होंने, तो ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना को जो है आप देखेंगे संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, उसको जो है प्रस्तावना यानी ये संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। इस बात को स्टेटमेंट दिया है KM मुंशी ने, किसने, KM मुंशी ने दिया है। तो ये 3 स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये खासकर प्रीएम्बल से जब आप पॉलिटी की हम बात करते हैं साथियों, पॉलिटी की, तो पॉलिटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ से आपको प्रश्न आते हैं उसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो देखेंगे इसमें फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, उसके बाद से प्रस्तावना, है ना, ये ऐसे पॉइंट्स है। उसके बाद से पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, ये 4-5 पॉइंट ऐसे कोर पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन, है ना, उसके साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। 3 सबको क्या करना है, अच्छे से ध्यान
करके तैयार कर लेना है। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना के हमने दे दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो ज़रूर आप देख लें, वहाँ से तैयार कर लें। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर, आप देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, जो आगे चल के 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये पास होता है। और यही उद्देश्य आगे चल के क्या बनता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आगे चल के प्रस्तावना का रूप लेता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश होता है? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बनेगा? आपका प्रस्तावना बनेगा। कब? 22 जनवरी 1947 को आगे चल के ये चीज़ बनेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट प्रस्तावना से संबंधित, यानी प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, ठीक है, वो किस देश से संबंधित है? तो इसमें 4 देशों से प्रभावित हैं अपने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है साथियों। ये हम देखेंगे कि ये प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। इसमें सबसे पहला अमेरिका, यहाँ से क्या लिया गया है? हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल, ठीक है, हम भारत के लोग, इस तरीके से शब्द है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो जो आपका प्रस्तावना है उसकी भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया से है। फ्रांस से अब प्रस्तावना के लिए क्या क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ठीक है, ये जो 3 शब्द हैं ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि रूस से तब क्या क्या लिए गए हैं? तो रूस से आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की जाती है प्रस्तावना में, ये 3 शब्द हैं, ये आपके कहाँ से? रूस से। रसिया से हैं, ठीक है, फ्रांस वाला हो गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। भाषा की बात करें तो कहाँ से है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया से। तो 4 देश का नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो पहले हमने आपको बता रखा है क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो उधार ली गई चीज़ें हैं अलग अलग देश से, वो वाले पॉइंट को जाकर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जो पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कुछ महत्वपूर्ण विधेयक, ठीक है, इन विधेयक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने तरीके के विधेयक होते हैं और उनके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। यहाँ पे जो इसके कंडीशन है विधेयक के पास होने की, बाकी चीज़ों पे यहाँ पे आपके जो प्रश्न बनेंगे वो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कथन वाला स्टेटमेंट करके कथन वाले प्रश्न बनेंगे, जिन प्रश्नों को आप देखेंगे पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब रहेगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला है सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक ये क्या होता है, इसके बारे में जानिए कि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? सरकारी विधेयक वही होगा जो मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य लेकर आए। इसको अगर हम बात करें तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में ला सकता है जो मंत्रिमंडल का आदमी है, और पारित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। क्या रहती है? संभावना अधिक रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के द्वारा लाया जा रहा है, उसके सदस्य हैं, तो ये सरकार के पक्ष में है, सरकार उसमें शामिल है, तो चीज़ें पास होने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद से है कि गैर सरकारी नाम से ही क्लियर है, गैर सरकारी विधेयक यानी जो मंत्रिमंडल के अतिरिक्त जो सांसद है वो किसी भी सदस्य द्वारा, यानी जो मंत्रिमंडल से अलग हट के जो सदस्य हैं वो सदस्य आप देखेंगे कि उनके द्वारा ये चीज़ लाई जाती है। इसको भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन पारित होने की संभावना इसकी नगण्य है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो बहुत कम ऐसे चांस है जब ये पास हो। अब तक की अगर बात करें कि सर अब तक कभी कोई पास हुआ है इस तरीके का, तो हम देखेंगे अब तक केवल 14 ऐसे विधेयक रहे हैं जो गैर सरकारी विधेयक जो कानून बने हैं, ठीक है, कितने हैं उनकी नंबर में याद रखना है, संख्या याद रखिएगा कि सिर्फ 14, ठीक है, 14 ऐसे कानून थे जो विधेयक थे जो क्या बने, कानून बन सके हैं। उसके बाद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, कौन सा? साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक। और इसके साथ साथ एक और विधेयक अभी आगे हम देखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों का जो है कंपेरेटिवली, ठीक है, तुलनात्मक रूप से इसको तैयार कीजिएगा। और ये चीज़ बार बार पूछा जाता है, यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रश्न यहाँ से गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो साधारण विधेयक की बात करें, ये संसद के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई भी सदस्य हो संसद का, ठीक है, और ये कोई भी सदन में ला दे, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति में किसमें आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति से पहले परमिशन लिया साधारण विधेयक के लिए। और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, अब यहाँ से जो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। एक सदन से पारित होने के बाद जो है ये दूसरा सदन 6 माह तक क्या कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है। यानी साधारण विधेयक अगर जब कोई पास होती है, चाहे किसी भी सदन से हो, पहला सदन अगर पास कर दिया तो दूसरे सदन के पास इतना ही समय है कि वो 6 महीने तक क्या करेगा, उसको रोक के रख सकता है। अगर मामला टाई अप हो गया, नहीं हो पा रहा है, तो 6 माह की अवधि में अगर पारित नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 108 अगर आप देखें तो इसमें संविधान हमें बताया गया है किसके लिए, कि इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और इसके लिए प्रावधान किया जा सकता है साधारण विधेयक के लिए। इसमें ध्यान रखना है
कि इसको जो आहूत करेगा, आहूत यानी जो स्टार्ट कराएगा वो प्रेसिडेंट कराएगा, ठीक है, संयुक्त बैठक को, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा, ठीक है, वही इसकी अध्यक्षता संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना संयुक्त बैठक के रिगार्डिंग आर्टिकल, और कौन आहूत करेगा, कौन जो है इसका क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ये प्रश्न यहाँ से बनता है और 6 माह की रही बात इसमें। उसके बाद इस पे ये है अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति इस पे सहमति अपनी दे सकता है, असहमति जताए, ठीक है, उसके ऊपर है, पुनर्विचार है तो वापस भेज सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स में है। लेकिन अब जो संविधान संशोधक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे संविधान संशोधक, ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या क्या खास बातें हैं सर देखेंगे तो किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है, सदन में किसी भी सदन में आ जाए, ये भी ठीक है, यहाँ तक उसमें भी था बात। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का आवश्यकता नहीं है, ठीक, संविधान संशोधन। और क्या है इसमें जो है विवाद की स्थिति अगर होती है तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अभी क्या था, साधारण विधेयक में आप संयुक्त बैठक बुला सकते थे, संविधान संशोधन में आपको ये छूट नहीं है कि संयुक्त बैठक आप लाएँ, इस तरीके कोई प्रावधान नहीं है। और इसमें क्या है कि एक सदन द्वारा अगर विधेयक पारित नहीं होता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, यानी दोनों सदन के द्वारा ये विधेयक पारित होना अनिवार्य है। जब तक दोनों सदन के द्वारा पारित नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब पारित नहीं होगा तो क्या होगा, ये विधेयक समाप्त हो जाएगा। और इसमें क्या है, पारित कैसे होना है, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसको पारित कराना पड़ेगा। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान संशोधन है उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाके वो कहीं आप देखेंगे वो पास होगा। इस पे क्या है कि राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है, मतलब राष्ट्रपति इसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको अपनी सहमति यहाँ पे देनी ही देनी है। तो इसलिए ये चीज़ क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, संविधान संशोधन और क्या है साधारण। तो साधारण वाला में क्या है, संयुक्त बैठक हो जाएगी, संविधान में नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक अगर कैंसिल करता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, उसमें 6 महीने तक रोक सकता है। इस वाले में क्या है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा। उस पर क्या था, दे या न दे, उस पर डिपेंड करता है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग आ गए साथियों। अगला पॉइंट है हमारे पास कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, विश्व के क्या प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, तो इनका क्या है, जनरली लोकेशन पूछता है कि जो विश्व के ज्वालामुखी पर्वत है मिलान करने के लिए दे देता है कि ये कहाँ कहाँ पर है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनका नाम याद रखना है, जैसे कि माउंट एटना। माउंट एटना की अगर हम बात करेंगे साथियों तो कहाँ पर है, ये इटली में है, ठीक है, कहाँ पर, इटली में। अगला पॉइंट है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर, कहाँ पर, इक्वाडोर में। अब फ्यूजियामा की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, ये जापान में है, ठीक है, जापान में। मोना लोआ कहाँ पर, हवाई द्वीप यूएसए, ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर है मोना लोआ। ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगला पॉइंट है माउंट किला, ठीक है, माउंट किला बालू, ये कहाँ पे है, मलेशिया है, कहाँ पे, मलेशिया में। और अकांगुआ की अगर हम बात करें साथियों तो कहाँ पर, ये अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये जो 4-5 अभी आप देख पा रहे हैं क्या, जो ज्वालामुखी पर्वत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबको आप अच्छे से देख लें, इटली, इक्वाडोर, जापान, हवाई द्वीप है ना, मलेशिया और अर्जेंटीना, तो इनकी सबको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या है कि विश्व की प्रमुख झीलें, ठीक है, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में है ये। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें, ओनेगा झील की बात करें तो रूस में, ठीक है, ओनेगा झील रूस में। माराकाइवो कहाँ पे, वेनेजुएला, माराकाइवो वेनेजुएला। अगला पॉइंट है 5 फ्लोअर झील, क्या 5 फ्लोअर झील की बात करें तो कहाँ पर, चीन में। वाइलिंग झील की बात करेंगे साथियों तो कहाँ पर आपको मिलेगा, ये जो देखने को मिलेगा डोमिनिका में, ठीक है। लेक आस्थावाका की बात करें झील तो कनाडा में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट पर करा दिएगा, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब हमारे पास विश्व की कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं क्या है, मतलब कौन सी वनस्पति किस तरह के जगह पर उगती है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आती हो कि जेरोफाइट क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। जेरोफाइट की अगर हम बात करें, जेरोफाइट क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है उसको कहेंगे जेरोफाइट। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोफाइट, ठीक है, हाइड्रोफाइट वाले में क्या है, तो हाइड्रोफाइट में आप देखेंगे कि जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति, मतलब जल जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जल वाले क्षेत्र की जो है, जल प्लावित क्षेत्र की क्या वनस्पति, हाइड्रोफाइट। मोसोफाइट की बात करेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की है, ये ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद से क्रायोफाइट, ये जो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पतियाँ हैं उनको क्या कहेंगे, क्रायोफाइट कहेंगे।
हेलोफाइट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नमकीन क्षेत्र की में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, किसी नमकीन साल्टी एरिया होना चाहिए तो हेलोफाइट। और एक पॉइंट है लिथोफाइट का, क्या है लिथोफाइट का, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अलग है, लिथोफाइट को ध्यान रखिएगा, अलग है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है ट्रोपोफाइट, क्या है ट्रोपोफाइट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्या है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या है ट्रोपोफाइट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे साथियों कि हाइग्रोफाइट, ये क्या है हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय जो उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति वो क्या है हाइग्रोफाइट। क्लियर है। तो ये सारे जो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं वनस्पति से रिलेटेड, उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताएं कौन कौन है। पहले देखिए हाइग्रोफाइट, ठीक है, उसके साथ से लिथो और हेलो, ये दो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर था हाइड्रो और जेरो, ये चीज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। याद आपको यहाँ पे सारा रखना है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा अगर नहीं भूलने वाली स्थिति रहे तो इन सबको ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगला कुछ क्या है कि कुछ स्थानीय पौने और उससे संबंधित देश, तो कौन कौन से स्थानीय पौने हैं और उससे संबंधित देश क्या क्या हैं इसको देखते हैं। पहला है फॉन। फॉन की अगर आप बात करें तो देखेंगे आल्प्स पर्वत के आसपास चलेगी ये हवा। मिस्ट्रल जो स्थानीय हवा राइन घाटी, कहाँ पे राइन घाटी। उसके बाद से हमशिन, ये जो है मिस्र में चलेगी। बोरा की बात करें तो इटली। हबूब को अगर आप देखेंगे तो सूडान में। और शांता आना जो है कैलिफोर्निया। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा 1 2 3 4 ऐसे दे देगा और आपको मिलान करना रहेगा कौन किससे, हाँ जो स्थानीय हवा है या संबंधित देश है। या फिर यहाँ से जब प्रश्न बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा कि स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, तो कोई एक आपको इस तरीके से दे देगा। तो ध्यान रखना है सारे, फॉन, मिस्ट्रल, खमसिन, बोरा, हबूब और शांता आना। क्लियर है। और इसके साथ यहाँ पे 2 और पॉइंट है, इसको देख लीजिए कि नार्वेस्टर जो है यहाँ पे भारत में चलेगा, कहाँ पे भारत में। और ब्लिजार्ड कहाँ पे यूएसए कनाडा वाले रीजन में आपको चलती मिलेगा, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है कि जहाँ से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है। इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास तक ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।